और मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नए साल के पहले दिन कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र में ग्रामीणों से किया सीधा संवाद। कहा, गांवों के सर्वांगीण विकास पर मोदी सरकार का जोर। गांव के लोग ही तय करेंगे गांव का विकास। नए साल पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट का ऐलान। गुवाहाटी से कोलकाता तक चलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। यात्रियों को मिलेंगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। जल्द ही प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस कार्यक्रम में स्किल द नेशन चैलेंज किया लॉन्च। राष्ट्रपति ने बताया, एआई को तकनीक के साथ साथ बदलाव का अवसर। कहा, एआई अर्थव्यवस्था और समाज को दे रही है नई दिशा। देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ डीआरडीओ का स्थापना दिवस आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के समर्पण और कर्तव्य की सराहना की। स्विट्जरलैंड में न्यू ईयर सेलिब्रेशन में छाया मातम। फ्रांस मोंटाना के बार में भीषण विस्फोट। स्थानीय पुलिस के अनुसार बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका। 100 से ज्यादा घायल। धमाके के कारणों की जांच जारी। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के ग्राम पंचायत लोणी बुद्रुक में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा की खामियों को उजागर करते हुए जनता के लिए जी राम जी योजना के लाभ गिनाए। उन्होंने कहा कि पहले बेरोजगारी भत्ते का कोई ठोस प्रावधान नहीं था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सरकार को हर हाल में काम देना होगा और अगर काम नहीं दिया गया तो बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब गांवों में रोजगार, जवाबदेही और जन भागीदारी सुनिश्चित होगी। पहले जो योजना थी मनरेगा, उसमें बेरोजगारी भत्ते की बात लिख तो दी गई, लेकिन उसके लिए कोई प्रभावी प्रावधान नहीं थे। इसमें यह सुनिश्चित कर दिया है कि मांगने पर, और काम भी मांगेंगे तो लिख के देंगे काम, और आप काम मांगेंगे तो ऑन रिकॉर्ड होगा वो। तो आपने ऑन रिकॉर्ड काम मांगा, रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद अगर काम नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता देना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट का ऐलान किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजधानी दिल्ली में इस ट्रेन के रूट की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कोलकाता और गुवाहाटी के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8 ट्रेन अगले 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगी। 1 साल में 12 ट्रेन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जल्द ही वेटिंग लिस्ट समाप्त होने की बात भी रेल मंत्री ने कही है। पहला रूट गुवाहाटी से कोलकाता, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे। पहली जर्नी जैसा कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में चलाएंगे और करीब करीब बहुत लंबा गुवाहाटी से लेके बोंगाईगांव, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, कंप्लीट बंगाल को कवर करते हुए मालदा होते हुए हावड़ा तक, कोलकाता तक ये ट्रैक रहेगा रूट। बहुत सारे इनोवेशंस हैं। 16 कोच में 3 टियर के कोचेज हैं, 2 टियर के कोचेज हैं, 3 टियर के 11 कोचेज हैं, 2 टियर के कोचेज हैं और 1 कोच है फर्स्ट एसी का। रेल मंत्री ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे, जिनमें 11 3 टियर कोच होंगे। इसके अलावा 4 कोच 2 टियर और 1 फर्स्ट क्लास कोच की सुविधा होगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 823 पैसेंजर के बैठने की क्षमता होगी। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। करीब 820
पैसेंजर्स की कैपेसिटी है 823 और 180 किलोमीटर पर आवर की इसका स्पीड का पोटेंशियल है। डोर्स ऑटोमेटिक है जैसे वंदे भारत में है। फिर राइड कंफर्ट का बहुत ही अलग लेवल लेके आए हैं। कवच, इमरजेंसी टॉक बैक, ये सब अब स्टैंडर्ड हो गए हैं, हर ट्रेन में फिट होके ही आते हैं। 99.99% वायरसेस और बैक्टीरिया हवा से फिनिश हो जाएं, वो टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई। वंदे भारत चेयर कार में भी है और इस गाड़ी में भी लगाई गई है। ड्राइवर कैब एकदम टोटली नया एक्सपीरियंस है, अभी आपको उसके फोटोग्राफ्स दिखेंगे और बहुत ही एरोडायनामिक एक्सटीरियर इसका बनाया गया है। रेल मंत्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन देश की जनता की पसंद बन गई है, लिहाजा सभी सांसद चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए। रेल मंत्री के मुताबिक जो ट्रेन असम से निकलेगी उसमें असम का खाना मिलेगा और जो ट्रेन कोलकाता से चलेगी उसमें बंगाल का खाना यात्रियों को परोसा जाएगा। इसका प्रोडक्शन को रैंप अप करेंगे, करीब करीब और 8 ट्रेन अगले 6 महीने के अंदर अंदर बन के आ जाएंगी। 8 गाड़ियां और 6 महीने में बन के आ जाएंगी और इस साल के एंड तक करीब करीब 12 ट्रेन बन के रेडी हो जाएंगी और फिर अगले साल बहुत बड़े तेजी से रैंप अप हो जाएगा क्योंकि पूरा सप्लाई चेन उसके पीछे लगता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में स्किल इंडिया मिशन की पहल सोर यानी स्किल फॉर एआई रेडीनेस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के उपयोग पर कहा कि एआई भारत में सकारात्मक बदलाव का एक प्रमुख माध्यम बन सकता है। राष्ट्रपति ने भारत के दृष्टिकोण को तकनीकी विकास को बढ़ावा देने वाला बताया और कहा कि एआई आज दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एआई सीखने और समझने की प्रक्रिया में मददगार है और मानवता के सामने आ रही कई चुनौतियों का समाधान भी पेश कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था और समाज को नई दिशा दे रही है। हम कैसे सीखते हैं, कैसे काम करते हैं, आधुनिक सेवाओं का लाभ कैसे ले पाते हैं और मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कैसे करते हैं, इन सब में एआई के माध्यम से बदलाव आ रहा है। भारत जैसे युवा देश के लिए एआई सिर्फ टेक्निक नहीं बल्कि सकारात्मक बदलाव का एक बड़ा अवसर है। भारत का ये दृष्टिकोण रहा है कि टेक्नोलॉजी लोगों को सशक्त बनाए, समावेश को बढ़ावा दे और सभी के लिए अवसरों का विस्तार करे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि केंद्र सरकार देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे रही है और बच्चों को एआई के माध्यम से इनोवेटिव फ्यूचर के लिए तैयार कर रही है। भारत सरकार स्कूलों में एआई के उपयोग को बढ़ावा दे रही तथा बच्चों को नवाचार और तकनीकी नेतृत्व के लिए तैयारी कर रहे हैं। एआई लैब्स और एआई मॉड्यूल्स के माध्यम से विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच और फ्यूचर रेडी स्किल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रपति भवन में कल्चरल सेंटर में आयोजित स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास विकसित भारत की नींव है और ये पहल एआई युग में युवाओं को सशक्त बनाएगी। एआई आज के दिनों में एक इनएविटेबल विषय बन चुका है। अति आवश्यक जानकारी सबके पास रहे, इस प्रकार ज्ञान उसके लिए, इस प्रकार की दुनिया बन चुकी है। एआई काफ़ी मात्रा में हमारी लोगों की ज़िंदगी को, विशेष करके नई पीढ़ी की कामकाज को प्रभावित करने वाला है। इसलिए भारत सरकार की शिक्षा विभाग तथा स्किल डेवलपमेंट विभाग, उद्यमिता विभाग दोनों ने मिलकर इसको एक संपूर्ण अवेयरनेस कैंपेनिंग करे, उसके बारे में जानकारी दे, उनकी कोर्सेज को लेके आए, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की आवश्यकता से लेके डीप अंडरस्टैंडिंग तक एआई कैसे मददगार हो, उसके लिए कैंपेनिंग चलाया जा रहा है। खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नववर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि 100% भारतीय निर्यात पर 1 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया में जीरो ड्यूटी लगेगी और इससे अधिक श्रम उपयोग वाले उद्योगों को फायदा होगा। साथ ही कई उद्योगों के लिए नए अवसर खुलेंगे। पीयूष गोयल ने बताया कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी CECA ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत किया है। भारत कई देशों के साथ इस प्रकार के समझौते के लिए बातचीत कर रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते से इंडो पैसिफिक में देश की आर्थिक भागीदारी बढ़ रही है और ये मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की तीसरी सालगिरह पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम एक ऐसे साझेदारी का जश्न मना रहे हैं जिसने इरादों को अवसर में बदला है। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, साथ मिलकर भारत और ऑस्ट्रेलिया साझा समृद्धि और भरोसेमंद व्यापार का भविष्य बना रहे हैं। पीयूष गोयल के अनुसार पिछले 3 साल में इस समझौते से लगातार एक्सपोर्ट ग्रोथ, बेहतर मार्केट एक्सेस और मजबूत सप्लाई चेन मिली है। इससे भारतीय निर्यातकों, MSME और किसानों और मजदूरों तक को फायदा हुआ है। वित्त वर्ष 2024-2025 में ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात 8% बढ़ा है, जिससे भारत का व्यापार संतुलन बेहतर हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि निर्यात में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें फल और सब्जियां, समुद्री उत्पाद, मसालों में अच्छी वृद्धि हुई है। कॉफी के निर्यात में काफी बढ़त दर्ज की गई है। अप्रैल-नवंबर 2025 में रत्न और आभूषण का निर्यात 16% तक बढ़ा है। बीते दिसंबर में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से होने वाले ट्रांजैक्शन में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में यूपीआई के जरिए 21.63 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जो पिछले साल की तुलना में 29% ज़्यादा है। वहीं ट्रांजैक्शन की कुल राशि 20% बढ़कर 27.97 लाख करोड़ रुपए हो गई। महीने के हिसाब से भी यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या और रकम में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिसंबर में रोजाना औसतन 90,217 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, जबकि नवंबर में यह आंकड़ा 87,721 करोड़ रुपए रहा। इसी दौरान इंस्टेंट मनी ट्रांसफर सिस्टम के जरिए दिसंबर में कुल 6.62 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। यह पिछले साल की तुलना में 10% ज़्यादा है और नवंबर में 6.15 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब 70.9 करोड़ सक्रिय यूपीआई QR कोड हैं, जो जुलाई 2024 के बाद 21% की बढ़ोतरी दिखाते हैं। किराना दुकानों, मेडिकल स्टोर, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और गांव तक QR कोड की सुविधा पहुंच जाने से स्कैन करके भुगतान करना पूरे देश में आम बात हो गई है। खास बात यह है कि भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने लोगों को आसानी से डिजिटल सेवाओं से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। इससे शहर और गांव के बीच की दूरी कम हुई है। भारत दुनिया में एक मजबूत डिजिटल देश बनकर उभरा है। तंबाकू, सिगरेट और पान मसाले से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य नुकसान को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 1 फरवरी से तंबाकू और पान मसाले पर नया टैक्स लागू होगा, जिससे बीड़ी, सिगरेट, पान मसाले की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। सरकार द्वारा आज जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक सिगरेट की लंबाई और प्रकार के आधार पर प्रति 1000 स्टिक पर 2050 रुपये से लेकर 8500 रुपये तक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। ये शुल्क तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों पर मौजूदा 40% जीएसटी से अतिरिक्त लगाया जाएगा। सरकार के फैसले के बाद तंबाकू कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तंबाकू सेवन करने वाले देशों में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 15 से अधिक उम्र में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग धूम्रपान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के नए तिरुवनंतपुरम नए वीवी राजेश को पत्र लिखकर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने पत्र में इस उपलब्धि को और महत्वपूर्ण और विकसित केरल के दृष्टिकोण से भाजपा पर प्रकाश डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र में लिखा है कि दशकों से केरल में भाजपा कार्यकर्ताओं का सफर कठिन रहा है। राज्य की राजनीति पर एलडीएफ और यूडीएफ का दबदबा रहा, जिनका खराब शासन रिकॉर्ड सभी के सामने है।
इन मोर्चों ने भ्रष्टाचार और हिंसा की ऐसी संस्कृति को बढ़ावा दिया है जो केरल की संस्कृति के विरुद्ध है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों, शत्रुता और हिंसा के बावजूद हमारे कार्यकर्ता दृढ़ रहे। प्रधानमंत्री ने पत्र में कहा कि दिल्ली में मित्र और केरल में प्रतिद्वंद्वी होने वाले एलडीएफ और यूडीएफ का ये फिक्स मैच जल्द ही खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए वीवी राजेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनका आभार जताया है। उन्होंने एक्स पर प्रधानमंत्री का पत्र शेयर करते हुए कहा कि सम्मान प्रधानमंत्री द्वारा केरल को 9 वर्ष का उपहार है। उन्होंने कहा कि तिरुवनंतपुरम में आया राजनीतिक परिवर्तन भाजपा कार्यकर्ताओं के दशकों के अथक परिश्रम का परिणाम है। सरकार ने वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़े राहत पैकेज को मंजूरी दी है। इसके तहत उसके बकाया भुगतान को 5 साल की मोहलत दी गई है और इसके तहत 87,695 करोड़ रुपए का समायोजित सकल राजस्व यानी एजीआर बकाये के भुगतान से राहत मिली है। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया के बकाया भुगतान के लिए 5 साल की मोहलत दी गई है। इससे कर्ज में फंसी दूरसंचार कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के 87,695 करोड़ रुपए के समायोजित सकल राजस्व बकाया पर रोक लगाने पर सहमति जताई, जिससे संकटग्रस्त कंपनी को वित्त वर्ष 2031-2032 से 2040-2041 तक भुगतान चुकाना होगा। उम्मीद है कि मंत्रिमंडल एजीआर बकाया राशि का कुछ हिस्सा या शायद पूरा ही माफ कर देगा। हालांकि मंत्रिमंडल ने इसके बजाय बकाया राशि पर रोक लगाने का फैसला किया, जिससे कंपनी को उबरने का समय मिल जाएगा। एजीआर बकाया का मतलब है कि समायोजित सकल राजस्व के आधार पर दूरसंचार कंपनियों की ओर से सरकार को देय भुगतान। ये वो राजस्व है जिस पर दूरसंचार संचालकों से लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होता है। इसमें सभी राजस्व शामिल होते हैं। आज डीआरडीओ अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1958 में स्थापित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने में ऐतिहासिक और उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। देखिए डीआरडीओ के इस सफर पर हमारी खास रिपोर्ट। जब सीमाओं पर खतरे हो तब विज्ञान ढाल बनता है। जब राष्ट्र को शक्ति चाहिए तब रिसर्च हथियार बनती है। और जब आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया जाता है तब एक नाम सबसे पहले उभरता है, डीआरडीओ। देश की सुरक्षा, सामर्थ्य और स्वाभिमान की वैज्ञानिक शक्ति डीआरडीओ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1 जनवरी 1958 में स्थापित हुआ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत को रणनीतिक महाशक्ति बना चुका है। मिसाइल तकनीक में अग्नि, पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मोस, वायु रक्षा प्रणाली में तेजस लड़ाकू विमान, अत्याधुनिक रडार ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और साइबर सुरक्षा में डीआरडीओ की उपलब्धियां विश्व स्तरीय हैं। कोविड काल में स्वदेशी पीपीई किट हो या फिर मेडिकल उपकरण विकसित करना, डीआरडीओ ने मानवीय सेवा में भी योगदान दिया। आज डीआरडीओ न केवल भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है, बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा शक्ति बनाने की दिशा में भी अग्रसर है। आज डीआरडीओ देश की तीनों सेनाओं की तकनीकी रीढ़ बन चुका है। मिसाइल तकनीक में भारत की ताकत का सबसे बड़ा चेहरा डीआरडीओ है। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों ने भारत को रणनीतिक रूप से मजबूत बनाया और दुनिया को भारत की क्षमता का एहसास कराया। वायु शक्ति की बात करें तो स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान भारत के एरोस्पेस क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि है। तेजस ने साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं बल्कि निर्माता भी है और दुनिया के कई देश अब भारत में बने हथियारों को खरीद भी रहे हैं। डीआरडीओ ने रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन तकनीक, नाइट विजन डिवाइस और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की। सीमा पर तैनात जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, अत्याधुनिक हथियार, सर्विलांस सिस्टम और ठंडे इलाकों के लिए विशेष उपकरण डीआरडीओ की ही देन है। कोविड-19 महामारी के दौरान डीआरडीओ ने ये भी दिखाया कि वो सिर्फ रक्षा ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा में भी अग्रणी है। स्वदेशी पीपीई किट, वेंटिलेटर और मेडिकल ऑक्सीजन सिस्टम विकसित कर डीआरडीओ ने संकट की घड़ी में देश का साथ दिया। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान में डीआरडीओ की भूमिका और भी अहम हो गई है। निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर डीआरडीओ नई तकनीक को बढ़ावा दे रहा है, जिससे भारत रक्षा निर्यातक देश बनने की ओर बढ़ रहा है। डीआरडीओ की उपलब्धियां केवल तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के आत्मविश्वास, संप्रभुता और वैश्विक सम्मान का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ स्थापना दिवस के अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए वैज्ञानिकों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री ने कहा, डीआरडीओ दिवस पर मैं संस्थान के सभी वैज्ञानिकों, कर्मियों और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनकी अटूट प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक उत्कृष्टता और राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वदेशी और भविष्य के लिए तैयार तकनीकों को विकसित करके डीआरडीओ हमारी रणनीतिक स्वायत्तता और हमारे सशस्त्र बलों के आत्मविश्वास को सुदृढ़ कर रहा है। मैं पूरे डीआरडीओ परिवार के लिए सार्थक सफलताओं और राष्ट्र की निरंतर सेवा से परिपूर्ण वर्ष की कामना करता हूं। भारत और पाकिस्तान ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की लिस्ट का आदान प्रदान किया है। लिस्ट का ये लेन देन दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते के तहत किया जाता है, जिसका उद्देश्य एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले को रोकना है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु फैसिलिटीज के आदान प्रदान को लेकर 31 दिसंबर 1988 को समझौता हुआ था, जिसे 27 जनवरी 1991 को लागू किया गया था। इस समझौते के तहत दोनों देश हर साल 1 जनवरी को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की जानकारी एक दूसरे से साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच ये सूचियां लगातार 34वां आदान प्रदान है। पहली बार दोनों देशों ने 1 जनवरी 1992 को सूचियों का आदान प्रदान किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए बांग्लादेश हाई कमीशन का दौरा किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और बांग्लादेश के लोगों के साथ हैं। लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को ढाका में बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया था। राजकीय सम्मान के साथ कल उन्हें अंतिम विदाई दी गई थी। देश भर में नए साल का स्वागत भव्य तरीके से हुआ। देश के महानगरों से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक लोगों ने उत्साह और उल्लास के साथ नववर्ष का स्वागत किया। लोगों ने नए साल को नई उम्मीदों, संकल्पों और बेहतर भविष्य की कामना के साथ स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामना दी है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सभी को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य, समृद्धि लाए और आपके प्रयासों में सफलता मिले। आप जो भी करें उसमें आपको संतुष्ट मिले। हमारे समाज में शांति और खुशी के लिए प्रार्थना। नए साल के अवसर पर देश भर में धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोग नए वर्ष की शुरुआत सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ कर रहे हैं। कई प्रमुख तीर्थ स्थलों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। नए साल की पहली सुबह आस्था, विश्वास और उम्मीदों के साथ पूरे देश में नए उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और स्विट्जरलैंड के क्रांस मोंटाना में नए साल का जश्न एक भीषण विस्फोट के चलते मातम में बदल गया और इसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। धमाके के चलते इमारत में आग लग गई और करीब 100 लोग घायल हुए। यह हादसा मशहूर स्की रिजॉर्ट टाउन क्रांस मोंटाना में रात करीब 1:30 पर हुआ, जब पर्यटक नया साल मना रहे थे। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच जारी है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।